कौन कौन सी ऐसी जांचें हैं कि जिससे ये पता चल सकता है कि हाँ ये सच में ही बगंदर है, किसी ने देखने से बता दिया आपको, डॉक्टर ने देखने से बता दिया कि हाँ ये बगंदर है, या आपने अपने इसके बगंदर के बारे में पढ़ के अपना सेल्फ डायग्नोसिस बना लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरे प्रॉब्लम से मैच कर रही है, तो मुझे बगंदर ही है, मुझे ये प्रॉब्लम है। पर कोई तो तरीका होगा जिससे इसको पता चल सकता है साइंस के अंदर कि ये एक तरह का टेस्ट कौन सा है जिससे ये पता चल सके कि ये बगंदर ही है। तो सबसे पहले जो टेस्ट आता है इसके अंदर, जिसका कॉमनेस्ट फिस्टुलोग्राम बोला जाता है, जिसका काफ़ी प्रचलन था पहले, कुछ टाइम पहले, आज से 10, 12, 15 साल पहले, जब कोई और टेस्ट अवेलेबल नहीं था, जिससे ये समझने के लिए कि ये फिस्टुला हाई है या लो, इसके लिए लोग करवाते थे, ना कि कंफर्म करने के लिए ये फिस्टुला है कि नहीं है, या कई बार फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता था। पर इसकी एक्यूरेसी बहुत कम है, काफ़ी बार बाहर के छेद से दवाई अंदर जाती ही नहीं है, तो उससे एग्जैक्ट पता नहीं चलता। दूसरा बात थी कि ये टेस्ट से, जब आप टेस्ट करने के लिए कोई भी मेडिसिन अंदर इंजेक्ट करते हो, तो दवाई वगैरह इंजेक्ट करते हो, तो रेट्रोग्रेड कई बार इन्फेक्शन होने का डर बना रहता था। तो जिसलिए फिस्टुलोग्राम का टेस्ट कम इंफॉर्मेशन देने के कारण, प्लस इन्वेजिव टेस्ट होने के कारण इतना पॉपुलर नहीं हुआ। हालांकि आज भी कुछ लोग इसको करते हैं, बट इतना रिकमेंडेड नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं है जिससे एक प्योर इन्फॉर्मेशन या जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो फिस्टुला के बारे में नहीं मिलती। दूसरा टेस्ट होता है ट्रांसएनल अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड अंदर से एनस सेट किया जाता है और बाहर की साइड से उसके ट्रैक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। इंटरनल फिस्टुलाज में ये काफ़ी हद तक हेल्प करता है, बट इस सबसे भी ज़्यादा बेटर टेस्ट आज की डेट में अवेलेबल है, जिसको MRI बोलते हैं, MRI पेरिनियम। हालांकि MRI फिस्टुलोग्राम भी इसका नाम है। MRI फिस्टुलोग्राम के अंदर इसको डाई दे के किया जाता है, इंजेक्शन दे के किया जाता है, बट मेरी राय में इवन जो फिस्टुलोग्राम है उसके अंदर अगर बिना डाई के भी अगर MRI पेरिनियम करी जाती है तो वो बहुत अच्छे से फिस्टुला के सारे ट्रैक्स उसके अंदर दिख जाते हैं। बहुत रेयर टू रेयर केसेस के अंदर जहाँ पे कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो MRI फिस्टुलोग्राम भी एडवाइजेबल है। थोड़ा सा नॉर्मल MRI से भी कॉस्टली रहता है ये। और CT स्कैन एक और टेस्ट है। तो MRI होती है, नॉर्मली फ्लूइड सिग्नल्स को पिक करती है कि जहाँ पे कहीं पानी की जो भरा हुआ है, जो फिस्टुला का ट्रैक कहीं पे भी जो उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेती है और उसको आइडेंटिफाई करके आपको ये बता देती है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिस्टुला हाई है, लो है, ट्रांसफिंट्रिक है, अलग अलग तरह के ग्रेड्स, लोकेशन, सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट जितनी की इन्फॉर्मेशन किसी फिस्टुला के बारे में चाहिए होती है वो MRI से सारी मिल जाती है। MRI की एक और बहुत अच्छी एडवांटेज है कि इसका प्री एंड पोस्ट, ट्रीटमेंट से पहले भी MRI कर लेनी चाहिए, और जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तब एक MRI करके ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ यहाँ से फिस्टुला था, अब मैंने ये दवाई खाई, मैंने ये ट्रीटमेंट किया, और ये सब करने के बाद, या मैंने सर्जरी करी, जो भी ट्रीटमेंट किया, उसके बाद जब एंड ऑफ द ट्रीटमेंट पे वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हाँ पहले ये फ्लूइड सिग्नल्स आ रहे थे, अब ये फ्लूइड सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है। CT स्कैन की एडवांटेज बहुत रेयर टू रेयर केसेस के अंदर है, जहाँ के अंदर MRI फिस्टुला नहीं ढूंढ पाती। वो किस केसेस में MRI फिस्टुला नहीं ढूंढ पाती? जहाँ सिग्नल उसका फ्लूइड नहीं है, कई बार गैस भर रही होती है। मेरे पास इस तरह के भी पेशेंट आए हैं कि वो फील करते हैं कि मुझे टेस्टिस की जगह पे, गुदा के द्वार के साइड में कहीं पे गैस सी फील होती है, भारीपन होता है, थोड़ी कवच गैस पास हो जाती है, बैठ उठ जाता हूँ या स्टूल पास हो जाता है तो वो कंफर्टेबल हो जाती है, वो फट चले जाता है, जो स्वेलिंग सी होती है। तो इस तरह के फिस्टुलास को MRI में भी ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि जो एयर का सिग्नल है, जो माइक्रो लीकेज एनल कैनाल के अंदर हो रही है, इसके कारण वहाँ से सिर्फ ना कोई फ्लूइड अंदर जा रहा है, ना कोई पॉटी उसके अंदर जा रही है, सिर्फ हल्की कुछ गैस जो एनस की है वो उस तरफ, उस रास्ते में से, उस छिद्र में से उस तरफ पास हो रही है, और वो फुलावट, भारीपन की इन्फॉर्मेशन देती है, और कुछ टाइम पे बाद अपने आप से वो चली जाती है। तो ऐसे केसेस में MRI भी हेल्प नहीं कर पाती उसको आइडेंटिफाई करने में। इन डैट केस सम पेशेंट्स में CT स्कैन, CT फिस्टुलोग्राम बोला जा सकता है उसको, वो हेल्प करता है। हालांकि उसकी रीडिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इन डैट केस पेशेंट क्लिनिकल सस्पिशन में काफ़ी टाइम तक चलते रहते हैं, और जब तक वो एक्चुअल प्रॉपर फिस्टुला में पस बनने वाले, गांठ बनने वाली स्टेज में नहीं पहुंचते, तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं।
बट ज़्यादातर अगर 100 में से 99.5% तक पेशेंट्स MRI फिस्टुलोग्राम या MRI प्लेन MRI विदाउट कंट्रास्ट पेरिनियम MRI, जिसको पेल्विस MRI भी बोल सकते हैं, उसके अंदर फिस्टुला डिटेक्ट हो जाते हैं, जिसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो प्री ट्रीटमेंट हमें पता चल जाता है कि ये स्टेज है, और दूसरा एडवांटेज क्या है कि आपको कोई भी ट्रीटमेंट करना है, XYZ जिसने जो ट्रीटमेंट बोला आप कर लो, पर आपने एक बार उसकी MRI कराई हुई है, आपको 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी ट्रीटमेंट उनका ख़त्म होता है तो आप MRI कराओगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। और एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट MRI कराने का फ़ायदा है कि उस टाइम पे प्री एंड पोस्ट स्टेज क्लियर हो जाती है। कई बार रेयर टू रेयर केसेस में हम ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के बीच में भी MRI कराते हैं, पर वो सिर्फ सेकेंडरी ट्रैक्स या कोई ट्रैक जो अनअटेंडेड रह गया है, उन्होंने मेन ट्रैक सारे कर दिए हैं, तो उसके अंदर भी MRI का इन बिटवीन ट्रीटमेंट रोल रहता है। बट नॉर्मली MRI प्री एंड पोस्ट ही होती है ट्रीटमेंट के। जब हम ट्रीटमेंट शुरू किया उससे पहले, ताकि एक हमने आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ से कहाँ तक है, एक डॉक्यूमेंटेशन हो गई, फिर एक बार जब हमने ट्रीटमेंट ख़त्म कर दिया तब MRI करा ली, पता चल गया कि हाँ जी ये फिस्टुला क्योर हो गया। क्योंकि फिस्टुला के अंदर बाहर की स्किन का होल ख़त्म होना फिस्टुला का इलाज नहीं है। जिस दिन बाहर का मुंह फिस्टुला का, जहाँ से पस बाहर से आ रही है, अगर आपने प्रॉपर उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट या जो भी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर नहीं किया हुआ, तो बाहर का मुंह अगर बंद हो जाता है, अंदर का मुंह खुला रहता है, तो वो बार बार आएगा। जितनी बार बाहर का मुंह बंद होगा उसकी उतनी बार ही एक पॉसिबिलिटी है कि एक से दूसरी जगह फिस्टुला फैलेगा, दूसरी से तीसरी जगह फैलेगा। इसलिए प्रॉपर इलाज के लिए हमें MRI करा के उसको एक डिलिनेशन कर लेनी चाहिए कि यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, इतना गया, और अब हमने इसकी ट्रीटमेंट करी है, उसके बाद यहाँ के क्या स्टेज पे आया। ठीक है, MRI इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के लिए MRI को पढ़ना ईजी नहीं होता, तो देयर कैन बी वेरिएशन इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिपोर्ट्स। तो क्लिनिकल सिम्टम्स से जो अच्छा रेडियोलॉजिस्ट है उसको मैच करके अपनी, और जिसका अच्छा एक्सपीरियंस है इसके अंदर, कि पहली पुरानी MRI फिल्म्स, नई MRI फिल्म्स, और उन सब से कंपेयर करके अगर वो देख के अच्छे से देख सकता है, तो वो आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन MRI से आपको दे पाएगा। अदरवाइज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो भी इसको मिस कर जाए। कई बार हमारे पास रिपोर्ट आती है, फिस्टुला होता है 12 o'clock पे, MRI की रिपोर्ट में लिखा होता है 6 o'clock है। कई बार पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, अंदर प्रॉब्लम भी होती है, MRI शो कर देती है कि नहीं है, बट उसके अंदर MRI फिल्म की गलती नहीं है, उसमें इंटरप्रिटेशन का वेरिएशन हो सकती है। और कई बार ये भी होता है कि फ्लूइड जो ट्रैक्स होते हैं एंटीबायोटिक खाने से या दवाइयाँ खाने से इतने ज़्यादा सप्रेस हो जाते हैं अलग अलग दवाइयों से, कि वो MRI में सप्रेस्ड दिखते हैं। तो MRI कराने का बेस्ट टाइम है जिस टाइम पे गांठ बनी हुई है, जिस टाइम पे पस बनी हुई है, दर्द हो रहा है, उस टाइम पे MRI किया जाए ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, और फिर ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद MRI किया जाए। बट नॉट जस्ट अगर आपने कोई मेडिसिन ली है, एंटीबायोटिक लिया है, तो उसके इमीडिएटली बाद MRI कराने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो MRI में सप्रेस्ड हुआ होगा दवाइयों के कारण। 2-3 महीना बिना दवाई के रहने के बाद जब वो MRI टेस्ट किया जाता है, तब वो एग्जैक्ट गाइड करता है कि हाँ ये यहाँ था, अब इसके अंदर ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, या इतना रेमनेंट रह गया, क्या हमारी दवाई, हमारा ट्रीटमेंट इस पर इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें हमें इस तरह से इन टेस्ट से पता चल जाती है। इसमें आज की डेट में जो बेस्ट अवेलेबल है वो मैं बता रहा हूँ कि MRI पेरिनियम या पेल्विस जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल